मोहन गुरुस्वामी हैं हमारे साथ, चेयरमैन है सेंटर फॉर पॉलिसी अल्टरनेटिव्स के। मोहन जी, हम ये जानना चाहते हैं कि सुनने में बड़ा लगता है, मैं पाकिस्तान का अखबार है डॉन न्यूज़, उसमें ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को देख रहा था तो ऐसा लग रहा है कि चीन ने पाकिस्तान को SEZ में बदल दिया है। मतलब हर उसके इलाके पर उस तरह से वो घुस गया है चारों तरफ से। ये प्रोजेक्ट क्या है, एक सामान्य दर्शक के लिए आप बता सकते हैं कि इसके पूरा होने पर इस पूरे भौगोलिक इलाके में चीन का स्वरूप किस तरह से बदल जाता है? देखिए, आपने जिस तरह रिपोर्ट पढ़ा है, बताया अब तक, ऐसा दिखता है कि चीन की जो ऑफिशियल प्रोपेगेंडा है उसकी काफी असर हो गया है आप पे भी। हाँ। क्योंकि जिस तरह आप आंकड़े दे रहे हैं, हाँ, जितने अखबारों में मेरी कोशिश ये थी कि जितने अखबारों में जो छपा है उसको ले आकर एक जगह संयोजित करूं, से पता चले कि है क्या ये, क्यों इतने 100 से ज्यादा देशों के लोग गए यहाँ पर। जी, सबसे पहले आपको कुछ बैकग्राउंड देना चाहता हूँ। चीन जो है अमेरिका को अब तक यूरोप को निर्यात करते गया और उस निर्यात पे बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लसेस को जमा करते गया और इस तरह उसके पास $4 ट्रिलियन अमेरिकी और यूरोपियन बैंक्स में जमा हो गए। ठीक है। और वहां पे वेस्टर्न बैंक्स में आपको कोई सूद नहीं मिलता, हालांकि कई बैंकों में आपको सर्विस चार्जेस भी देना पड़ता है। तो और जो डॉलर जो है दुनिया में, डॉलर का जो वैल्यू है डिवैल्यू हो रहा है और घट रहा है। तो अगर 4% पे जा रहा है तो 25 साल में ये आपके $3.5 ट्रिलियन जो अमेरिकी बैंक में है वो जीरो हो जाएगा। तो इसको देखते हुए चीन को उस पैसा वहां से निकालना है। एकदम अगर वो निकाल के चीन ले जाएंगे तो वहां पे हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि चीन की व्यवस्था इतनी बड़ी नहीं है कि सारा उसको अब्जॉर्ब करे। तो चीन एक तरीका देख रहा है जहां पे वो पैसा विदेशी अमेरिकी बैंक से निकाल के कहीं और निवेश करें जहां पे उस पे कुछ कमाई भी हो। ठीक है। और दूसरी ये है कि चीन में ओवर कैपेसिटी हो गया है इंडस्ट्री में। आज जितनी सीमेंट कैपेसिटी है, स्टील कैपेसिटी है, इलेक्ट्रिकल गुड्स की कैपेसिटी है, वो बहुत गुना ज्यादा है जैसे उसकी डिमांड है। डोमेस्टिक डिमांड वहाँ की कीमत देखिए, उसके लिए एक उसके लिए वो मार्केट क्रिएट कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये इतने सारे देशों से होके एक नया रूट बनाना, इतने देशों को सहमत करना, वो क्यों इसमें शामिल हो रहे हैं उसके इस व्यापार में? इसको आप देखिए, आप कह रहे हैं कि मैरिटाइम सिल्क रूट क्या बना रहे हैं? समुद्र तो है ही है, तो किश्तियां उस पे आज से नहीं हजारों साल से उस पे जा रहे हैं, तो रूट तो पहले से लगा हुआ है, पोर्ट्स भी हैं। आप कितने नए पोर्ट बनाएंगे उधर? वो जगह भी नहीं है। तो कोई थोड़ी बहुत मॉडर्नाइजेशन होगी पोर्ट्स की और वो शायद उसके लिए वो कर्जा देता है और जो इस पे चीनी कंपनी आके बनाएगा। अब ये पाकिस्तानी रोड देखिए, ये काशगर से लेके ग्वादर जा रहा है। यहाँ पे काशगर में ना कोई उद्योग है, ना शिनजांग में कुछ उद्योग है, यहाँ वहाँ पे कोई उत्पादन नहीं है, जहाँ से वो क्या निर्यात करेंगे बाहर। ये रोड जाता है, जो सड़क बनती है मार्केट से मार्केट को जोड़ता है या आबादी की जगह से आबादी की जगह, ये जा रहा है फ्रॉम नोवेयर टू नोवेयर। तो अगर सड़क बनेगी तो $26 बिलियन की सड़क है ये। और इसमें हमने आंकड़े उसको स्टडी किया है, उसमें कम से कम $20-22 बिलियन वापस चीन को जाएगा। सीमेंट, स्टील और जो रास्ता सड़क बने और पुल बनाने के लिए जो खर्चा होगा, रॉ मटेरियल होगा, वो सारा चीन को प्रोडक्शन ठीक है सर, उसका पैसा है, उसका पैसा डूबे, उसका पैसा हो गया, मगर पाकिस्तान को चुकाना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, हम उसकी चिंता क्यों करें, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मैं ये समझना चाहता हूँ। आप चिंता करनी चाहिए। हाँ ठीक है, अच्छा हुआ, इसीलिए मैं सोचता हूँ कि इस व्यवस्था भारत को नहीं आई, अच्छा हुआ हमको। हाँ, हम लोग बच गए। ठीक है, मैं उस सवाल पे अभी बाद में आऊंगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो बना रहे हैं, ठीक है, वो जो भी है, पाकिस्तान अगर गया है या बाकी इतने सारे देश गए हैं उसके साथ, वो जो भी ढांचा बना रहे, आप सही कह रहे हैं कि समुद्र तो पहले से है, लेकिन ये सड़क, रेल और बंदरगाह, उसमें रेल लाइन भी है, उसको नजरअंदाज मत कीजिए। सड़क का भी है, व्लादिवोस्टॉक से लेके यूरोप में पहले से रेल सड़क है। अब जो अगर सड़क या रेल ट्रैक है तो अगर उस पर सामान जाता है तो उस सामान का जो एक्सपोर्ट कॉस्ट ऑफ फ्रेट होना चाहिए वो कम होना चाहिए समुद्र से। आज जो है एक कंटेनर लोड अगर बाय रेल जाता है चाइना से लेकर रशिया तक, वो 3 गुना ज्यादा उसका दाम होता है समुद्र से। अभी आप आर्टिक रूट भी खुल गया है आपको, क्योंकि आर्टिक आइस मेल्ट हो रहा है और वहां से एक
नई नई सी रूट बन गई है, उस सी रूट से और भी कम हो जाएगा। तो आज भी देखिए कोई रेलगाड़ी से शंघाई से लेके यूरोप को माल नहीं बेचता, ये अनइकोनॉमिकल है। अगर शंघाई से यूरोप को माल भी जाना तो समुद्र में कंटेनर से भी जाइए, वो सस्ता पड़ता है आपको। भाई ऐसे सवाल पूछें हम आपकी तरह। जी, एक सवाल बदल के पूछता हूं कि आप कह रहे हैं कि पहले से इसी काम के लिए रास्ते मौजूद हैं, सड़क मार्ग में भी, रेल लाइन भी पहले से है, और ये एक तरह से खामख्याली है कि आप पैसा है तो चूंकि आप निवेश करो, वहां के आबो हवा को बर्बाद करो और एक और सड़क बनाओ जिसकी जरूरत नहीं है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, जिसको फायदा चीन से होता है, खर्चा किसी और को देना चुकाना पड़ता है। आज हम्बन टोटा पे इतना बड़ा पोर्ट उसने बना दिया है, वहां पे अनाज को सुखाया जा रहा है पोर्ट के हैंगर्स में, और खर्चा जो है उसको श्रीलंका को देना पड़ रहा है। और श्रीलंका जिसके पास पैसा नहीं है देने के लिए, और वहां पे कुछ उत्पादन नहीं है, वहां पे कुछ कमाई नहीं है, तो चीन को और कम से कम 2000 एकड़ जमीन कोलंबो के सामने देना पड़ रहा है। अगर आप बोरो करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, तो पाकिस्तान कहां से चुकाएगा पैसा? ठीक है, हम छोड़ देते हैं। लेकिन अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है पाकिस्तान वाले हिस्से में ही, उससे फिर हमारी भौगोलिक कूटनीति की स्थिति कैसे बदलती है और कैसे प्रभावित होती है? परसों मैंने एक फिल्म देखा, वीडियो देखा, एक पाकिस्तानी जनरल कह रहा है ट्रक तो जाएंगे चीन के, चीनी ट्रक जाएंगे उस रोड सड़क पे, हम लोग टायर की पंक्चर को रिपेयर करेंगे। अब ऐसी अगर व्यवस्था आप चाहते हैं तो ठीक है, मगर इससे पाकिस्तान को आर्थिक इसके फायदा क्या होगा मुझे समझ में नहीं आ रहा, और उसको पैसा देना पड़ेगा चीन को कई सालों तक। वो अगर ढांचा बन जाता, हम बी आर दीपक है उनसे ही बात करें, वो अगर ढांचा बन जाता उससे हम पे क्या असर पड़ेगा, हम ये सोचना चाहते हैं, हम उसकी क्यों सोचें? हम पे देखिए, अगर देखिए पिछले 70 साल से गिलगिट बाल्टिस्तान वो इलाका पाकिस्तान के हाथ में, हमने उसको कंटेस्ट भी नहीं किया। हम कहते रहते हैं, हर साल कहते रहते कि ये हमारा हिस्सा है, हम चाहते हैं। अब चीन सड़क बना दिया है, हमारे भी कई भागों पे चीन का दावा है कि उसका टेरिटरी, हम भी वहां दाम बना लेते हैं, हम भी वहां सड़क बना लेते हैं। ये कुछ अगर सड़क जा रहा है और सिक्योरिटी वाइज हमारी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उस सड़क पे, क्योंकि अगर उस सड़क पे आ गया है तो ज्यादा उनकी रिस्क उनको उठाना पड़ेगा। एक बीजिंग से ही हमारे साथ प्रोफेसर बी आर दीपक हैं, चाइनीज स्टडीज JNU के। जो दीपक साहब हैं, पुराने दोस्त हैं, आपके दोस्त हैं। दीपक साहब, आप अगर लाइन पर हैं, अभी आपके पुराने दोस्त मोहन गुरुस्वामी कह रहे हैं कि चीन के पास अमेरिकी बैंकों में जो पैसा है उसमें ब्याज वाज मिलना नहीं है, तो वो पैसा निकाल के वो वैसे ही शून्य की तरफ जाएगा, तो निकालेगा, और अपने देश में खपाने के लिए जगह नहीं है तो इन सब जगहों में जहां जरूरत नहीं है वो प्रोजेक्ट बना रहा है, और जो भी इसमें साझेदार बनेगा उसको वो कर्जे से लाद देगा। तीसरी बात वो कहते हैं कि इस प्रोजेक्ट की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से रेल लाइन है, पहले से सड़कें हैं, और समंदर तो हजारों साल से है ही। हेलो जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। हाँ, देखिए, जहां तक जो पहला प्रश्न है कि इससे जो लोग हैं, खास करके जो विकासशील देश हैं, छोटे देश हैं, वो कर्जदार बन जाएंगे, ये तर्क तो थोड़ा ठीक है, क्योंकि जैसे साउथ एशिया की बात करें, दक्षिण एशिया की बात करें, नेपाल है, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, बांग्लादेश है, उसकी आर्थिक, हालांकि उसकी जो आर्थिक दर है वो बढ़ रही है, लेकिन फिर भी मजबूत ढांचा नहीं है। और पाकिस्तान की तो बात ही छोड़ो, और फिर उसके बाद जो दूसरे और तमाम देश होंगे, चाहे वो ईस्ट यूरोप के देश हैं, जो भी जो एक पट्टी एक मार्ग से जुड़े हुए, वो सारे विकासशील देश हैं, और उनकी जो आर्थिक क्षमता है वो ठीक नहीं है। तो ये जो प्रलोभन है चीन का कि ठीक है, हम आप के उसमें देश में ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक करेंगे, ये ठीक है, लेकिन जब तक जो सोवरेन जो बॉन्ड है, जो देश उन चीन के साथ साइन नहीं करेंगे, जैसे भारत, यही एक बड़ी अड़चन भारत के साथ भी है। हालांकि जो हमारा जो प्रभु सत्ता का जो क्वेश्चन है, सॉवरेनिटी का क्वेश्चन है, वो भी दूसरा एक अहम मुद्दा है।
तो ये नजरिया थोड़ा ठीक है। और खास करके जो पाकिस्तान, जो कि उनके जो जीडीपी का 50-60% चीन वहां पर इन्वेस्ट कर रहा है, तो पाकिस्तान कहाँ से देगा? लोगों के पास पैसा नहीं है, तो उसको कर्ज चुकाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मुझे लगता है कि जो दूसरी बात है, चीन ये समझता है कि बहुत बहुत मुश्किल होगा ये पैसा वापस लेना, लेकिन जहां तक जो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा है उसकी बात है, तो चीन के दो उसमें इरादे हैं। एक तो क्योंकि चीन जो इस्लामिक देश है उनको अच्छी तरह से समझता नहीं है, और खास करके अपने जो शिनचांग है उनका एक सूबा है पाकिस्तान से हमारे भारत से भी लगता है, तो उसमें खास करके जो प्रॉब्लम्स है, तो वो उसको पीछे करने के लिए पाकिस्तान को मोहरा बना करके जो मिडिल ईस्ट है और खास करके जो सेंट्रल एशिया है वहां पर भी मुस्लिम आबादी के लोग हैं, तो पाकिस्तान को मोहरा बना करके पाकिस्तान एक उसमें कड़ी है। और क्या हम ये समझें कि इस प्रोजेक्ट के जरिए जो CPEC है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, एक तरह से चीन पाकिस्तान को अपना उपनिवेश बना रहा है? हाँ, तो उसको एक वो मोहरा बना रहा है ताकि उसके जरिए जो मिडिल ईस्ट है और जो सेंट्रल एशिया है, तो उन पे वो अपना प्रभाव जमा सके। क्योंकि अगर चीन सीधा उनके साथ ताल्लुकात रखता है, तो हो सकता है कि वो जो मुस्लिम देश हैं, वो जो शिनचांग में जो घटनाएं हो रही हैं चीन में, तो उससे वो काफी नाराज हो जाएं। हो सकता है कि जो दूसरे तमाम जो इस्लामिक जो जिहादी एलिमेंट्स है वो सक्रिय हो जाएं, और उससे चीन को काफी नुकसान होगा। तो ये एक उसका एक दूसरा मुद्दा है। और मुझे लगता है भारत के संदर्भ में, तो जहां तक जो उसका जो जियोपॉलिटिक्स का जो एक कड़ी है, वो भी काफी महत्वपूर्ण दिखने को मिलती है। क्योंकि हमें ये देखना चाहिए कि जो चीन के जो स्कॉलर है, जो स्कॉलरशिप है, वो मानते हैं कि जो दक्षिण एशिया का जितना भी जो एकीकरण है, वो ठीक वो एक फ्रेगमेंटेड इंटीग्रेशन है, वो एक ठीक इंटीग्रेशन है। उसका फायदा उठा करके और भारत सेंट्रिक है, वो इंडियन सेंट्रिक इंटीग्रेशन है, उसका फायदा उठा करके चीन जो हमारे पड़ोसी देश हैं, छोटे मोटे देश, और खास करके पाकिस्तान जिसके साथ जो एक्सिस है उसका, तो इसके चलते हुए वो एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है। और हमारे लिए बहुत ही खराब बात होगी, क्योंकि अगर हम इतिहास में चीन और पाकिस्तान के जो संबंध देखें, तो उनका एक ही मकसद रहा है कि एंटी इंडिया है, और दोनों नजदीक आ रहे हैं, दक्षिण एशिया में किसी तरह से पिन डाउन करना है। तो ये उसका दूसरा एक सामरिक उसका जो मकसद है वो उसका तय हो जाता है। लेकिन तीसरी बात मुझे लगता है कि जहां तक जो एक पट्टी एक मार्ग है, उसमें कुछ हद तक जैसे हम अगर जो हमारी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, मोदी जी ने जो नारा दिया है 2014 से, जो हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी थी, उसमें जो हमारे कनेक्टिविटी प्रोग्राम है, खास करके हमारा आसियान के साथ कनेक्टिविटी प्रोग्राम है, तो और जो हमारा समझ गया सर, आसियान के बहुत सारे मुल्क हैं, जैसे थाईलैंड हो गया, म्यांमार हो गया, इनके साथ जो हमारे कनेक्टिविटी प्रोग्राम है, अगर हम इसमें कहीं तालमेल चीन के साथ बैठा देते थे, कि प्रॉब्लम ये है कि चीन ने हमारे साथ कंसल्ट नहीं किया, जबकि जो पॉलिसी कंसल्टेशन है वो 5 कनेक्टिविटीज का डालते। अच्छा, अब दीपक साहब मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ जी, इसी एक्ट इस पे मैं थोड़ा मोहन गुरुस्वामी जी को लाना चाहता हूं कि पाकिस्तान और चीन नज़दीक आ रहे हैं तो सबको दिख रहा है सर, और दीपक जी को बीजिंग में बहुत दिनों के बाद हिंदी बोलने का मौका मिला होगा, तो हम समझ रहे हैं, और अच्छी जानकारी दी उन्होंने। लेकिन जो हमारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी है प्रधानमंत्री मोदी की, जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे थे, क्या हम ज़्यादा अमेरिका और जापान की तरफ जा रहे हैं? चीन पाकिस्तान का एक्सिस बन रहा है, उसके सामने खड़े हो रहे हैं। एक सवाल इसी में मैं पूछ लेता हूं कि प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि ये जो सेंचुरी है या आने वाला जो दौर है वो एशिया का दौर होगा, तो बात वो कह रहे हैं और दावेदारी कोई और कर रहा है, चीन कर रहा है, कहीं ये तो नहीं हो रहा है हमारे सामने? देखिए, इस समय इतिहास के इस समय पे चीन जो है भारत से 3 गुना ज्यादा है,
उसका निर्यात जो है भारत से 10 गुना ज्यादा है। तो चीन की जो महत्वपूर्ण है वर्ल्ड इकोनॉमी में भारत से ज्यादा है। भारत का समय आ रहा है, जिस तरह हमारे भी आर्थिक रफ्तार अभी पिकअप हो रहा है और चीन का घट रहा है, और अगले 30-40 साल में हम उनकी बराबरी के बारे में सोच सकते हैं। ये होना संभव है। मगर इस एशिया में दो बड़े, एशिया की जीडीपी जो है ग्लोबल जीडीपी की 60% हो जाएगा, फीसदी हो जाएगा अगले 30-40 साल में। इस बड़े जीडीपी ढांचे में चीन और भारत सबसे बड़े इकोनॉमीज रहेंगे। भारत 2050 तक भारत का जो जीडीपी है जापान से 2 गुना 3 गुना ज्यादा होगा, और चीन और भारत के बीच में फासला जो है वो कम होते जाएगा। अगर ज्यादा परिवर्तन, ट्रेड ग्रोथ चाहिए, इन दोनों मार्केट को लिंक करना है। एक बड़ी मार्केट, और भारत एक उभरता हुआ मार्केट है, चीन एक डिक्लाइनिंग एक इंडस्ट्रियल पावर है इस रिलेटिवली। अगर इन दोनों की यूनियन होती है तो एक दुनिया में एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक फोर्स उभर सकता है। मगर चीन की जो है एक परसिस्टेंट, चीन की एक परसिस्टेंट हॉस्टिलिटी है, चीन की एक परसिस्टेंट हॉस्टिलिटी है भारत के खिलाफ। मैं समझ नहीं सकता। मैं चीन को साल में 2-3 बार जाता हूँ, मेरी अच्छी वहां पे लोग सुनते हैं, बात सुनते हैं, और कई बार हमने कहते हैं कि भाई भारत और शंघाई और कलकत्ता, शंघाई और दिल्ली की रेल लिंक के बारे में आप क्यों नहीं बात करते। हमने एक योजना भी बना के दिया है काफी, मगर चीन में कोई इंटरेस्ट नहीं है।